हाय गाइस। संकल्प कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विपेंद्र यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी जीएस की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे और हमने वहाँ पे जो हम टॉपिक कवर कर रहे थे वह जो टॉपिक था हमारा, हम पॉलिटी को पढ़ रहे थे। पॉलिटेक्निक में हम फंडामेंटल राइट्स को वहाँ पे देख रहे थे। फंडामेंटल राइट में हमने देखा था कि जो हमने लास्ट सेशन में जो कवर किया था वह हमने कवर किया था संविधान का मूल ढांचा। मूल ढांचे को हमने मूलभूत जो ढांचा था उसका पढ़ा था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था। आज जो हम कवर यहाँ पे पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 को जो है हम यहाँ आज पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 14 में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अनुच्छेद जो 14 है वह अनुच्छेद 14 हमारा क्या क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 14 की यहाँ बात करेंगे सीधे। आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, है ना। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधियों के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे कि दोनों चीज़ हैं क्या। एक तो है हमारे पास यहाँ विधि के समक्ष समता और दूसरा क्या है? दूसरा है कि विधियों का समान संरक्षण। दूसरा क्या है? विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, हम इन चीज़ों के बारे में यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, विधि के समक्ष समता। ये विधि के समक्ष समता जो है वह शब्द क्या है? विधि के समक्ष समता क्या है? तो अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, ये आया कहाँ से? अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो यह क्या है? हमारी आंग्ल विधि है। आंग्ल विधि कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से हमारी ली गई। ठीक है, आंग्ल विधि है, ब्रिटेन से ली गई। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डाइसी। ठीक है, प्रोफेसर डाइसी के विधि, ये जो है प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन का तत्व है। ठीक है, ये क्या है? जो हमारे प्रोफेसर डाइसी थे, प्रोफेसर डाइसी के विधि का शासन, विधि का शासन का क्या है? यह तत्व है। प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन का तत्व है। इसमें क्या कहा गया? इस दूसरी चीज कहा कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्या है? इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है संविधान से ऊपर नहीं है। यानी सर्वोच्च क्या होगा? सर्वोच्च होगा यहाँ पे संविधान। ठीक है, सर्वोच्च क्या होगा? संविधान होगा। और दूसरी जो इन्होंने बात, इसमें जो बात कही जाती है वो बात क्या कही जाती है? वह कही जाती है कि सभी व्यक्ति समान रूप से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के क्या होंगे? अधीन होंगे। क्या होगा? यानी सभी व्यक्ति समान रूप से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। कहने का मतलब कि कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी वर्ण से हो, ठीक है,
चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति क्या होगा, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा समान रूप से। समान रूप से वह व्यक्ति क्या होगा, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। अब हम यहाँ बात करें विधियों का समान संरक्षण की, तो अगर हम इसकी उत्पत्ति की यहाँ अगर हम बात करेंगे कि ये कहाँ से लिया गया हमारा, ठीक है, अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया। अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसके अर्थ की बात करूं, अर्थ क्या है, तो ये क्या कहता है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या कहता है यह कहता है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या कहता है, ये कहता है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ क्या करा जाना चाहिए, समान जो है व्यवहार यहाँ पे किया जाना चाहिए। ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। अब दोनों का क्या है, इन दोनों को मिला के हम यहाँ देखेंगे, इन दोनों से मिला के क्या चीज़ हमारी किस तरीके से क्या है, उन चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। हम विधि के समक्ष समता को भी देखेंगे और विधियों का क्या है, समान संरक्षण, इसको भी देखें, ठीक है। तो इन दोनों की व्याख्या का परिणाम कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों की व्याख्या का क्या परिणाम हमारा निकलता है, व्याख्या का परिणाम अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो हैं हमें यहाँ देखनी पड़ेंगी। जैसे हमें सबसे पहली चीज़ तो यहाँ देखेंगे, इसकी व्याख्या के परिणाम की बात करें तो सबसे पहली चीज़ यह पूर्ण नहीं है हमारे पास। यह क्या है, यह पूर्ण नहीं है, यानी कैसा है, यह अपूर्ण है। दूसरी चीज, इसका युक्ति युक्त वर्गीकरण संभव है, युक्ति युक्त वर्गीकरण संभव है। अर्थात क्या, इस पे नियमानुसार क्या किया जा सकता है, इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरी चीज हम यहाँ देखेंगे क्या, वर्ग विधायन, ठीक है, क्या है, वर्ग विधायन, इसका हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ क्या है, इसमें देखेंगे समुचित प्रत्याशा का सिद्धांत। क्या है, समुचित प्रत्याशा का सिद्धांत, समुचित प्रत्याशा का सिद्धांत, ठीक है। और यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे आर्टिकल 14 का क्षेत्र, आर्टिकल 14 का क्षेत्र, ये कुछ चीज़ें यहाँ देखेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे कि यह पूर्ण क्यों नहीं है, यह पूर्ण क्यों नहीं है। पूर्ण यह इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 में पूर्ण समानता, क्या है, आर्टिकल 14 में पूर्ण समानता की बात नहीं की गई है, पूर्ण समानता की बात नहीं की गई है, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है, हमारी पूर्ण समानता की बात जो है यहाँ पे नहीं की गई है। अब इसकी अगर हम बात करें कि इन्होंने कहा कि इसका क्या कर सकते हैं, युक्त वर्गीकरण कर सकते हैं। भैया पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पूर्ण समानता है, पूर्ण समानता की बात जो हमारी आर्टिकल 14 में नहीं की गई, ठीक है। आर्टिकल 14 में पूर्ण समानता की जो है बात हमारी नहीं की गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, युक्त वर्गीकरण हम इसका किस प्रकार से कर सकते हैं। तो युक्त जो वर्गीकरण है इसका, वह हम युक्त वर्गीकरण जो है इसका 2 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है, 2 प्रकार से किया जा सकता है। 2 प्रकार से किस तरीके से किया जा सकता है, एक तो क्या है, पहली चीज है यहाँ पे क्या, कि जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए। वर्गीकरण क्या है,
बोधगम्य अंतर पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ऐसे अंतर व वर्गीकरण के उद्देश्य में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे क्या है, पहली चीज जो ये कहते हैं कि वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण बोधगम्य, ठीक है, अंतर पर आधारित होना चाहिए, अंतर पर आधारित होना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही, दूसरी चीज इन्होंने कही कि ऐसे अंतर व वर्गीकरण के उद्देश्य में समानता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, ऐसे उद्देश्य व वर्गीकरण वर्गीकरण के अंतर में समानता होनी चाहिए। अंतर में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इन्होंने ये चीज कह दी। अब जो है यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, और वह चीजें क्या हैं, इसी में हम यहाँ जो हम इसकी बात कर रहे हैं इसी में कुछ देखेंगे। इसमें इसका जो है कुछ औचित्यपूर्ण विभेद है। क्या है इसका, औचित्यपूर्ण विभेद है। क्या है इसमें, औचित्यपूर्ण विभेद है। ठीक है, और विभेद कैसा, तार्किक है। और किससे संबंधित है, यह जो संबंधित है वो संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। CAA से क्या है, संबंधित है। यह क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम से क्या है, संबंधित है। कैसे संबंधित है, यहां पे जो था भैया, इस पे जो था सरकार पर क्या लगा था, सरकार पर आरोप लगा। सरकार पर क्या लगा, आरोप लगा। और आरोप क्या लगा, आरोप लगा कि सरकार ने क्या किया है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है। आर्टिकल 14 का क्या किया है, उल्लंघन किया है। और आर्टिकल 14 का जो उल्लंघन किया, वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन किस पे किया, इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद किया। इन्होंने क्या किया, धर्म के आधार पर क्या किया, विभेद किया है। ठीक है, विभेद क्या किया कि जो हमारे विभेद ये किया इन्होंने, जो गैर मुस्लिम है, क्या है, जो क्या है, गैर मुस्लिम है। ठीक है, इन्होंने क्या, गैर मुस्लिमों को नागरिकता के अधिकार, गैर मुस्लिम को नागरिकता के अधिकार दिए। इसका जो उदाहरण है वह CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसको यहाँ पे इन्होंने ये क्या दिया, इसका विभेद दिया। ठीक है, क्लियर है। आगे जो हम बात करेंगे, इसमें आगे बात करेंगे हम वर्ग विधायन की। ठीक है, अब जो हम यहाँ बात करेंगे इसकी करेंगे वर्ग विधायन की। वर्ग विधायन हमारा क्या है, ठीक है, वर्ग विधायन की जब यहाँ बात करेंगे, अभी तक जो हमने यहाँ पे देखा था, एक तो देखा था यह पूर्ण नहीं है, पूर्ण क्यों नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें देखी। और दूसरा यहाँ पे देखा था हमने कि इसका क्या है, युक्त युक्त जो है वर्गीकरण की बात हमने करी, युक्त युक्त वर्गीकरण की बात हमने यहाँ पे इसकी करी थी। ठीक है, अब जब हम यहाँ वर्ग विधायन की अगर यहाँ बात करें, ठीक है, वर्ग विधायन की यहाँ बात करेंगे, तो वर्ग विधायन की बात करें तो इसका क्या है, इसमें क्या है, तो आर्टिकल 14 में वर्ग विधायन की क्या है, में अनुमति नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 14 में वर्ग विधायन की अनुमति नहीं है। आर्टिकल 14 में वर्ग विधायन की जो क्या है, अनुमति यहाँ पे नहीं है। क्या है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो वर्ग विधायन है यह अतार्किक व निरंकुश होता है। ठीक है, यह क्या है, यह
अतार्किक व निरंकुश विधायन है। अतार्किक व निरंकुश विधायन है। ठीक है, कैसा विधायन है? अतार्किक है व निरंकुश विधायन है। क्या है कि समाज के, यह क्या है, समाज के किसी समूह को, समाज के किसी समूह को विशेष सुविधा, ठीक है, समाज के किसी समूह को विशेष सुविधा, ठीक है, तथा दूसरे समूह सुविधा दे सकता है और तथा दूसरे समूह को क्या, उस सुविधा से क्या कर सकता है, वंचित कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि समाज के एक समूह को, एक समूह को विशेष सुविधा व दूसरे को उससे वंचित कर देना। उससे क्या है, वंचित कर देना, उससे वंचित कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे हम यही बात करेंगे किसकी, यहाँ बात करेंगे समुचित प्रत्याशा का सिद्धांत। समुचित प्रत्याशा का सिद्धांत, समुचित प्रत्याशा के सिद्धांत से क्या है कि किसी चीज की आशा लगाना। क्या है, इससे मतलब क्या है, इससे मतलब है किसी चीज की आशा लगाना। यह क्या है, किसी चीज की आशा लगाना। ठीक है, समुचित प्रत्याशा का सिद्धांत क्या है, किसी चीज की आशा लगाना। ठीक है, यह जो है किसी मतलब किस तरीके से, मान के चलिए किसी ने कोई कार्य पूर्व से कोई करता आ रहा हो और क्या वो विकासशील हो और वह पूरा ना हो, तो उसकी प्रत्याशा, उसकी आशा लगाना। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा जो आर्टिकल 14 है, वो आर्टिकल 14 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो सेशन में हम करेंगे वह आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 देखेंगे और 15 के साथ साथ हम 16 को देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो का क्या हो, जल्दी से जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।